हेलो एवरीवन। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि आप ट्रू सॉल्यूशन को डिफाइन करते हो कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। करेक्ट। जिसमें कि हम कहते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। ओके। सॉल्वेंट प्रेजेंट इन एक्सेस सो दैट कि सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली उसमें मिक्स हो जाए। सो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन विच सॉल्वेंट इज अ मेजर कंपोनेंट। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को बच्चों डिफाइन करते हैं। सॉल्यूट को लेट अस कंसीडर इट इज अ डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन मीडियम जनरली एक्सेस में होगा एंड डिस्पर्स फेज कंसीडर लाइक अ सॉल्यूट। ओके। एंड दूसरा जो इसमें डिफरेंस है फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन इज कि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो वी कैन डिफाइन लाइक दिस कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए mixture of dispersed phase and dispersion medium. It is a heterogeneous mixture but seems to be homogeneous. दिखने में होमोजेनियस जैसा दिखता है बट एक्चुअल में ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इस डेफिनेशन का ओरिजिन कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। ही वाज ए साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले जो सब्सटेंस है, इन्होंने सबसे पहले सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्रिस्टलॉयड एंड दूसरा कोलॉइड्स। ओके। एंड थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्होंने सब्सटेंस को इस तरह डिवाइड किया था और थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग क्रिस्टलॉयड वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन स्टेट में या जो एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं NaCl सॉल्यूशन ले लूँ। सो NaCl इन वाटर, NaCl in water, so you get a solution and this solution is passed through a SPM। इस solution को इन्होंने क्रिस्टलॉयड कहा। ठीक है। और जिन सब्सटेंस का सॉल्यूशन SPM से पास नहीं होता है, डज नॉट पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपने ये सुना है सॉल्यूशन में से पास नहीं होता है, उसे बोलते हैं कोलाइड्स। और एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, अदर एग्जाम्पल लाइक शुगर वाटर, शुगर प्लस वाटर, राइट, एंड सॉल्ट प्लस वाटर, यूरिया सॉल्यूशन, ये सब क्रिस्टलॉयड हैं बिकॉज दिस सॉल्यूशन पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड इन्होंने बात की सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्रिस्टलॉयड हैं
क्योंकि ये सोल्यूशन एसपीएम से पास नहीं होते हैं। तो इस तरह इन्होंने सब्सटेंस की दो कैटेगरी बताई। क्रिस्टलॉइड को ही आज हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं और कोलाइड्स तो कोलाइडल सोल्यूशन है ही। बट बच्चों, दिस डेफिनेशन हैज सम प्रॉब्लम। क्या ड्रॉबैक थे इस डेफिनेशन में, क्या ड्रॉबैक थे इस क्लासिफिकेशन में? वो ये था कि स्टार्च को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो जो सिस्टम आता है बन करके, जो सोल्यूशन बनता है, उसे तो हम लोग कहते हैं कोलाइड्स। नो इशू, इसे हम कोलाइड्स कहते हैं। बट इसी स्टार्च को अगर हम बेंजीन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, बेंजीन में, तो जो सोल्यूशन बनता है इट बिहेव एज ए क्रिस्टलॉइड। सो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम सॉल्वेंट चेंज करें और सेम सब्सटेंस को डिजॉल्व करें इन डिफरेंट सॉल्वेंट, देन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंजिंग। इसमें ये कोलाइड्स की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सल्फर। सल्फर को आप एल्कोहल में डिज़ोल्व करें, सो जो बनता है दैट इज क्रिस्टलॉइड। जब मैं बोलता हूँ क्रिस्टलॉइड तो इसका मतलब वो सोल्यूशन एसपीएम से पास हो जा रहा है। और इसी सल्फर को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करें सो यू गेट कोलाइड्स, राइट। क्या मिलता है आपको? कोलाइड्स, यानी कि एसपीएम से पास नहीं हो रहा है। तो सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज ए colloid in one solvent and act as a crystalloid in other solvent. So what we observed, that same substance act as colloid in one solvent and as crystalloid in other solvent, and that's why this definition has been discarded. So what is new definition now? So जो new definition है वो हुई on the basis of size. So new definition जो थी, so new definition was on the basis of size of particle, basis of size of particles. ओके और इसमें ये बताया गया कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 1000 नैनोमीटर, कहीं कहीं 100 नैनोमीटर भी मेंशन है। सो अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक वेरी करता है तो वो हमारे होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, या उसे हम कोलाइडल सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कोलाइड या कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइड, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है उसे हम कोलाइड्स कहते हैं। और अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से, पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होता है तब उसे हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, करेक्ट। और पार्टिकल साइज 1000 या 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, is greater than 1000 nanometer, then it is called suspension. So अब हमारी कोलाइडल सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई? So what do you mean by colloidal solution? तो colloidal solution is one in which
particle size is vary from 1 nanometer to 1000 nanometer and it is a heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium. करेक्ट. तो एक बार ब्रीफ में इसको देख लेते हैं. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. सो ट्रू सोल्यूशन का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइडल सोल्यूशन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर. स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन स्टेबल होता है. स्टेबल का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल थ्रोटली मिक्स रहते हैं. ये भी स्टेबल होता है. पार्टिकल जो है वो सेटल नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं सोल्यूशन के अंदर. बट इसमें क्या होता है, पार्टिकल सेटल डाउन इसलिए बोलते हैं कि अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का सॉल्वेंट से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है. आप सैंड को वाटर में ले लो, सैंड वाटर, तो सैंड वाटर में आप क्या देखते हो कि सैंड सेटल डाउन ना. सो सैंड का इंटरेक्शन कहाँ है? वाटर से. तो दिस सोल्यूशन इज अनस्टेबल, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है. विजिबिलिटी, आप सॉल्ट वाटर ले लो, शुगर सोल्यूशन ले लो, उसमें क्लियर सोल्यूशन बनता है एकदम. बट यहाँ पर विजिबिलिटी टू सम एक्सटेंट होती है, सोल्यूशन जनरली क्लियर ही दिखता है. एंड सस्पेंशन में क्लियर विजिबिलिटी होती है. ठीक है, इसमें क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता है. इट इज़ हेट्रोजीनियस कंप्लीटली. फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं. ऑर्डिनरी और एसपीएम दोनों से ही पास हो जाते हैं. बट ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, बट मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं. और सस्पेंशन तो किसी से पास नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा है. सेटल डाउन में ये सेटल नहीं होते हैं, ये भी सेटल नहीं होते हैं. कोलाइडल पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल बीच में जो है वो आपस में कोलिजन होता रहता है, तो वो रेस्ट में नहीं आ पाते हैं, घूमते रहते हैं सोल्यूशन के अंदर. और सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो सोल्यूशन में नीचे आ जाते हैं. यानी कि ये आपका क्लियर सोल्यूशन है और यहाँ पर पार्टिकल ऐसे आकर नीचे सेटल डाउन हो गए हैं. दिस इज अ सस्पेंशन. कोई दिक्कत नहीं. एंड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है. यहाँ पे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. टिंडल इफेक्ट सुना आपने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आगे चैप्टर में पढ़ना भी है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन, और यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है. ब्राउनिन मोशन भी, ब्राउनिन मोशन जनरली ऑब्जर्व इन कोलाइडल सोल्यूशन. तब इसी में कोलाइडल सोल्यूशन में ही पढ़ा जाता है ब्राउनिन मोशन एक्सेट्रा. बच्चों पार्टिकल्स या ऐसे कह सकते हो एयर इन द रूम, एयर इन द रूम, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पे. तो ये हमने पार्टिकल के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर लिया है. नेक्स्ट वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन में एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, जिसमें सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. देखो बच्चों, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, ध्यान रखना कि आप माइंड में ये रखो कि डिस्पर्जन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज का मतलब सॉल्यूट. तो अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उस टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम ऑफ
कोलाइडल सिस्टम. सो इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, इसे बोलते हैं हाइड्रोसॉल. ओके, या इसको एक्वासॉल भी कह सकते हैं. अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल का मतलब कि सॉल्वेंट एल्कोहल है तो उसका नाम होता है एल्कोसॉल. और अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा बेंजीन है तो उसका नाम होता है बेंजोसॉल. ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है तो उसका नाम होता है एरोसॉल. वेरी इंपॉर्टेंट, एरोसॉल. इस तरीके से अगर डिस्पर्जन मीडियम का नेम मेंशन है तो उस कोलाइडल सिस्टम को, ये चारों कोलाइडल सॉल्यूशन हैं. बट अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उसको हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल बोल देते हैं. एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, गैस है तो, ठीक है, अगर गैस है या गैसेस है तो उसे बोलते हैं एरोसॉल. ठीक है, एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया. एंड दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ dispersion medium and dispersion phase and dispersion medium. करेक्ट. सो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, देखो ध्यान से. अगर डिस्पर्जन मीडियम, अच्छा इस क्लासिफिकेशन में, इस क्लासिफिकेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन टोटल 8 टाइप के हो सकते हैं. देखो, डिस्पर्जन मीडियम हमने सॉलिड ली है 3. डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका? लिक्विड सॉलिड, दिस इज सॉलिड. ठीक है, एल फॉर लिक्विड. सो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस. फिर से लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ पर गैस गैस सॉलिड लिक्विड. क्योंकि जो गैस और गैस होता है ये हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है, इसलिए गैस इन गैस जो होता है इट इज़ ए ट्रू सोल्यूशन, इट इज़ नॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन बिकॉज पार्टिकल साइज इज वेरी लेस एंड इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर. तो अगर डिस्पर्जन फेज सोल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही सॉलिड हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं सॉलिड सॉल. तो बच्चों कलर्ड ग्लास आते हैं, कलर्ड जो ग्लास होते हैं वो इसी का एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड सॉल का. ठीक है, ये 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था आपने आप लोगों ने, इसलिए मैं इसको जल्दी फिनिश करता हूँ. अगर डिस्पर्जन फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, ठीक है, सो इसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ सॉल. इस कोलाइडल सिस्टम का नाम होता है सॉल. ओके, जैसे कि मडी वाटर हो गया, मडी वाटर कीचड़. इसके बाद देखो, अगर डिस्पर्जन फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो सॉलिड डिस्पर्जन गैस, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्मोक. अच्छा देखो, यहाँ पे गैस आ गया तो अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उसको हम एरोसॉल कहते हैं. एग्जाम्पल इसमें आपका स्मोक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. स्मोक में क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो एयर में डिस्पर्ज होते हैं. तो एयर, कार्बन पार्टिकल एयर में डिस्पर्ज हैं तो कार्बन पार्टिकल जो है वो सॉलिड हो गया और एयर हमारी गैस हो गई. ठीक है, इस तरीके से सॉलिड. अच्छा, जिसे मैं डिस्पर्जन मीडियम जो बोलता हूँ ना बच्चों, फाइनल स्टेट वैसे दिखेगी. फाइनल स्टेट गैस दिखनी चाहिए, फाइनल स्टेट सॉलिड दिखनी चाहिए, है ना. डिस्पर्जन मीडियम से पता लगाते हैं. अब यहाँ पे देखो, लिक्विड डिस्पर्ज इन सॉलिड. अब लिक्विड डिस्पर्ज इन सॉलिड का एग्जांपल जेल होता है. इसमें आपका चीज़, बटर, ये सब आ जाता है. चीज़ देखने में सॉलिड दिखता है ना, बट उसमें लिक्विड डिस्पर्ज होता है. ठीक है,
इस तरह बटर भी, जेलीज, ओके। एंड लिक्विड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड एंड लिक्विड जिसमें कि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, उसे बोलते हैं इमल्शन। ये ध्यान रखना, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ क्या होते हैं इसमें, लिक्विड, बोथ लिक्विड होते हैं, उसे बोलते हैं इमल्शन। जैसे कि ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों ही इमल्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर दो गैस है, इस बार लिक्विड डिस्पर्जिंग गैस, इसका सीधा एग्जाम्पल है, ये एरोसॉल है, इसका सीधा एग्जाम्पल फॉग है। लाइक दैट, आपने गैस डिस्पर्जिंग लिक्विड तो इसे फोम कहते हैं, फ्रॉथ आता है इसमें, ठीक है, सोप, लेथर एक्सेट्रा। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज very important types of chloride solution, and this is third classification on the basis of interaction between dispersion phase and dispersion medium। इस पर क्वेश्चन आता है, on the basis of interaction between disperse phase and dispersion medium। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के इंटरेक्शन से पता चलता है कि उस कोलाइडल सिस्टम को कितना इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, दो कंडीशन हम ले सकते हैं कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपस में रिपेल्ड हो रहे हैं, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट से अट्रैक्शन रख रहा है या उससे अट्रैक्शन नहीं रख रहा है, दो ही केस ले सकते हैं। तो इस बेस पर दो टाइप के होते हैं ये। नंबर 1 लायोफिलिक सॉल्व बोल रहा हूँ तो डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, लायोफिलिक सॉल्व, और दूसरा या तो हेट होगा, लायोफोबिक सॉल्व, ठीक है, लायोफिलिक सॉल्व या लायोफोबिक सॉल्व, करेक्ट। अब देखो लायोफिलिक सॉल्व क्या होंगे, हाउ विल यू डिफाइन इट। तो लायोफिलिक सॉल्व वो होते हैं जिसमें डिस्पर्जन मीडियम, सॉरी डिस्पर्स फेज हैज स्ट्रॉन्ग affinity towards dispersion medium। अब अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी तो ऐसे कोलाइडल सॉल्व को प्रिपेयर करना आसान है। अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट से इंटरेक्शन है तो उसको प्रिपेयर करना आसान है, इसलिए ऐसे सॉल्व को प्रिपेयर करना आसान है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ इसमें, easy to prepare, these type of salts are easy to prepare, ओके। तीसरी बात क्या है कि ये सॉल्ट जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिवर्सिबल नेचर का। और रिवर्सिबल नेचर का क्या मतलब है, जैसे कि आप बच्चों प्रोटीन सोल्यूशन ले लो, प्रोटीन सोल्यूशन की मैं बात करूं तो क्या करते हो आप, इसमें प्रोटीन को वाटर में डिजॉल्व करो तो प्रोटीन सोल्यूशन बन गया, इट इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन, राइट। इसके बाद हीट कर दो, अगर इस सोल्यूशन को आप हीट करोगे तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा एंड यू विल लिफ्ट विथ प्रोटीन। तो ये क्या है कि प्रोटीन सोल्यूशन बना लिया, वापस से प्रोटीन मिल गई, इट इज़ ए रिवर्सिबल इन नेचर। स्टार सोल्यूशन, प्रोटीन सोल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इंटरेक्शन की वजह से, अच्छा रिवर्सिबल मतलब क्या है कि आप यू कैन गेट बैक ओरिजिनल डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, इसका मतलब यह है कि रिवर्सिबल नेचर के हैं, ओके। सो रिवर्सिबल आपको क्लियर है कि you can get back dispersed phase and dispersed medium simply by evaporation and some other techniques, that's what is reversible nature। and अब इसमें देखो डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्शन है, तो इस टाइप के सॉल्ट को हम बोलेंगे स्टेबल सॉल्ट, और स्टेबल सॉल्ट बोलेंगे। एंड डिफिकल्ट
इनका प्रेसिपिटेशन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब स्टेबल है तो इसको प्रेसिपिटेट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली। ठीक है। एंड एग्जाम्पल में जितने भी नेचुरल होते हैं, प्रोटीन सोल्यूशन, ठीक है, एंड प्रोटीन सॉल्व या स्टार्च सॉल्व, गम, जिलेटिन, ये सब इनके जितने भी सॉल्व होते हैं ये सब आते हैं लायोफिलिक सॉल्व में। अब आते हैं लायोफोबिक सॉल्व। लायोफोबिक सॉल्व में क्या होता है, डिस्पर्स फेज हैव नो affinity विथ डिस्पर्जन मीडियम। अब अगर एफिनिटी नहीं है, उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दीज सॉल्ट्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। इनको प्रिपेयर करना क्या है फिर, डिफिकल्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सॉल्ट जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अब इस पॉइंट को कैसे समझोगे आप, देखो ध्यान से। एक्चुअली जब डिफिकल्ट है प्रिपेयर करना, तो दे आर प्रिपेयर्ड, इसको मुझे यही बताना चाहिए था, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड। ओके, ये कुछ स्पेशल मेथड से प्रिपेयर्ड होते हैं, और उन स्पेशल मेथड में एक मेथड ये है कि बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, उन स्पेशल मेथड में एक मेथड क्या है, बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, या बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इसीलिए जो हमारे लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं इसको एक्सट्रिंसिक कोलाइट कहते हैं, क्योंकि ये किसी आउटर सब्सटेंस की हेल्प में प्रिपेयर होते हैं। क्यों आउटर सब्सटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज डिस्पर्स फेज हैज़ नो एफिनिटी विद डिस्पर्जन मीडियम। और जो हमारे लायोफिलिक सॉल्ट है उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, क्योंकि ये उनमें खुद में आपस में इंटरेक्शन होता है बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड दैट्स वाई दे आर इजी टू प्रिपेयर। अब देखो, बट वंस दे प्रिपेयर्ड, अब आपने सुटेबल कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और उसकी प्रेजेंस में ये प्रिपेयर हो गए, देन इनको वापस से हम कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वापस से हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी प्रेजेंस में ये जनरली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। ओके, so once they prepared by adding some suitable electrolyte, they cannot be converted again into dispersed phase या dispersion medium या colloidal solution। ठीक है। एक पॉइंट बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको आप बाद में समझ सकते हो कि viscosity is much higher than that of dispersion medium, and surface tension is
usually lower than that of dispersion medium। ये बात जो है मैं लायोफिलिक सॉल्ट के लिए कह रहा हूँ, फॉर लायोफिलिक सॉल्ट। और जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं उनके लिए विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जनरली मीडियम के बराबर होती है, सेम होती है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो मेन पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए, एक बार मैं रीकैप करता हूँ कि लायोफिलिक सॉल्ट क्या होते हैं। डिस्पर्जन फेस हैज एफिनिटी विद डिस्पर्जन मीडियम, सो दीज सॉल्ट्स आर इजी टू प्रिपेयर, स्टेबल, रिवर्सिबल एंड do not get precipitate easily। लायोफोबिक सॉल्ट क्या होते हैं, हैज नो डिस्पर्स फेस, हैज नो एफिनिटी विद डिस्पर्जन मीडियम, so difficult to prepare, and they are prepared by adding some suitable electrolytes, and once they prepared they cannot be converted again into colloidal solution because they get precipitated more often, ठीक है। and जो आपके इरिवर्सिबल जो हमारे लायोफोबिक सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर अनस्टेबल। एग्जाम्पल अब देखते हैं लायोफोबिक सॉल्ट और अनस्टेबल। एंड लायोफोबिक के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, लायोफोबिक सॉल्ट के एग्जाम्पल अगर मैं देखूं वो क्या होंगे, जैसे कि गोल्ड सॉल्ट। अब गोल्ड की वाटर में कहाँ एफिनिटी होती है, गोल्ड सॉल्ट हो गया। सल्फर जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स के भी सॉल्ट जो होते हैं ना वो सारे लायोफोबिक में आते हैं, और उसमें जितने भी नेचुरल होते हैं वो लायोफिलिक में आते हैं। सल्फर सॉल्ट हो गया, ठीक है। कॉपर सॉल्ट, ये सब इसी में आते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड, H2S3 का सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, जितने भी इस तरह कंपाउंड के सॉल्ट होते हैं बच्चों ये सब लायोफोबिक में आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। इसके बेस पे ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, खासकर नंबर 1 है इसमें माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड, या इसको मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर ऐसा हो जाए कि लार्ज नंबर ऑफ, अब एक सिंगल गोल्ड पार्टिकल, तो ट्रू सोल्यूशन को ट्रू पार्टिकल होगा, क्यों, क्योंकि एक एटम का साइज तो 10⁻⁹ के आसपास होता है, और 10⁹ तो ट्रू पार्टिकल मानते हैं हम लोग, ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल मानते हैं। तो अगर गोल्ड के पार्टिकल्स को हम कोलाइडल पार्टिकल कैसे बनाएं, तो इसका क्या मीनिंग है कि बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल को जोड़ दें आपस में तो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो देखो इस तरीके से गोल्ड पार्टिकल्स को हम लोग जोड़ रहे हैं जिससे कि उसका साइज जो है बढ़ जाए। और ये कैसे जुड़ेगा, तो गोल्ड एटम कैसे जुड़ सकते हैं आपस में, बाय मेटेलिक फोर्स। तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब समझो कि जब पार्टिकल को एग्रीगेट करके, जोड़ करके, ऐड करके इतना पार्टिकल का साइज बना दें कि वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में चला जाए, दैट विल बी द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है ना। रेनिंग जो रेन होती है वो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, इस वजह से तो होती है, चार्ज पार्टिकल्स। चलो उस पर डिस्कस करेंगे अभी। अब इस तरीके से S8 मॉलिक्यूल है, एक सिंगल S8 मॉलिक्यूल जो है वो ट्रू पार्टिकल्स है। ट्रू पार्टिकल का मतलब कि साइज जिसका बहुत छोटा हो, लेकिन अगर इसको हम आपस में से अट्रैक्ट करवा दें, कौन सा फोर्स से, बाई वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो ये कैसा पार्टिकल बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो क्या होता है, when large number of atoms and molecule aggregate या merge together by van der Waal or metallic force,
टू रीच कोलाइडल डायमेंशन लिमिट, किस लिमिट को रीच कर जाएं, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज को अगर वो पा लेते हैं तो समझ लेना कि वो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स हो गया, और इस कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आना बिल्कुल कंफर्म है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर बाय मेटेलिक फोर्स और वंडर वाल फोर्स टू रीच इन द कोलाइडल डायमेंशन लिमिट इज कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। दूसरा, एंड बच्चों इसमें एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड सॉल, ठीक है, गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल एक्सेट्रा। दूसरा है इसमें मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नाउ मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, व्हेन ए सिंगल मॉलिक्यूल इज सो लार्ज दैट इट कैन कम इनटू कोलाइडल रेंज, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ सकता है, तो फिर वो सिंगल मॉलिक्यूल ही कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, और फिर उस सिंगल मॉलिक्यूल को बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। वहाँ पे माइक्रो थे तो छोटे छोटे पार्टिकल मर्ज हो रहे थे, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल अपने आप में ही एक कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीमर, ठीक है, अगर इसके पार्टिकल ऐसा है तो जनरली ये है स्टार्च, प्रोटीन और पॉलीमर। तो व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज सो लार्ज या लार्ज इनफ टू रीच इन द कोलाइडल डायमेंशन रेंज देन इट इज कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएट कोलाइड्स। आप इसको ऐसे समझो कि हम लोग ये देख रहे हैं कि पार्टिकल्स को कैसे कोलाइडल पार्टिकल बनाया जाए। तो कुछ तो अपने आप में इतने बड़े हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत स्मॉल हैं तो उनको एग्रीगेट करके कोलाइडल पार्टिकल्स आप बना सकते हो। नाउ एसोसिएट कोलाइड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन स्मॉल क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन वी हैव एज ए ट्रू सॉल्यूशन, एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन देन क्या होते हैं, देन एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म कोलाइड्स, या इसे मिसेस बोलते हैं, एंड नोन एज एसोसिएट कोलाइड्स। तो देयर आर सम सब्सटेंस, जैसे कि आप सोडियम स्टेरेट ले लो, सोप का मॉलिक्यूल होता है। सोप क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जब वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं तो ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं सॉल्वेंट में, और जब लार्ज क्वांटिटी में होते हैं तो वो एग्रीगेट होकर के एक क्लस्टर बना लेते हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएट कोलाइड्स। देखो ध्यान से, जैसे अब ये वाटर सॉल्वेंट है, इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स ऐड कर दिए, so these are the particles added in this solvent, okay, and this solution is a true solution। ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। बट अगर इसी में आप जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी को एक्सेस में ले लें, ठीक है, तो एक्सेस में लेने से क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इस तरीके से क्लस्टर जैसा फॉर्म कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्लस्टर जैसा फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स। और ऐसा क्यों बनता है, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे सोप सॉल्यूशन, यू नो सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस Na+ को K+ से रिप्लेस कर दूं तो वो बाथिंग सोप होता है। ये एक सोप कौन सा है, जो जिसे हम क्लोथ को वॉश करते हैं। तो पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं, वो पोटेशियम सॉल्ट जो होता है वो सॉफ्ट सोप होता है,
दिस सोडियम स्टेरेट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C17H35CO-Na+। और आपको ये भी पता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फोनेट जो होते हैं वो डिटर्जेंट होते हैं, ज़्यादा डिटर्जेंट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट RSO3-K+, ये भी क्या होते हैं, डिटर्जेंट। ठीक, देखो नो C17H35 को मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया है जिगजैग में। इस पार्ट को आप लोग याद है क्या बोलते थे, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्योंकि ये वाटर से क्या होता है, वाटर से अट्रैक्ट होता है, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। और ये पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, ये वाटर से रिपेल करता है। ठीक है, सो अगर इसको हम डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, एक जब एक्सेस क्वांटिटी में है तो ये पार्ट आपस में इंटरेक्ट होंगे, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ये पार्ट आपस में इंटरेक्ट होते हैं और इस तरीके से क्लस्टर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसका ये नेगेटिव पार्ट मैंने इधर दिखा दिया है, ये इनका नेगेटिव पार्ट है जिसकी हेड है। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कि आप नेगेटिव को अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाटर से रिपल हो रहा है तो ये एक जगह इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये तो नेगेटिव पार्ट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये, और ये इसका जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है वो इस तरह दिखा रहा हूँ, एक जगह इकट्ठा हो गए। इसे क्या बोलते हो आप लोग, मिसेल्स। तो दिस इज हाउ एसोसिएट कोलाइड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे दो टर्म है, वो टर्म क्या है, एक टर्म का नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे इस मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी अ क्राफ्ट टेम्परेचर। सो मैं इसको बोलूँगा द फॉर्मेशन ऑफ अ मिसल takes place only above a particular temperature called Kraft temperature. या simply you can say कि the temperature at which missile formation takes place is called Kraft temperature and it is simply represented by T सबस्क्रिप्ट में K। और एक टर्म और भी है जिसका नाम है CMC, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है, सो ये क्या होगा, सो इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन, इट इज मिनिमम concentration of solute at which formation of micelle takes place. Formation of micelle takes place. ओके, उसे बोलते हैं आपको क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। सोप के लिए
जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। 1 लीटर में इसके इतने मोल्स प्रेजेंट हो तो वो बना लेगा मिसल्स फॉर सोप। इन जनरल एक मिसल्स में एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। अभी हमने एसोसिएट क्लोराइड की बात की है, तो यहीं पर इसके क्लिंजिंग एक्शन की बात करते हैं। तो देखो, ये क्लोथ में हमारी डर्ट है, इसको आप डर्ट कहें या इसको आप ग्रीस ऑयल, ठीक है, ये हमारे क्लोथ में है। और ये डर्ट भी होता है ना बच्चों, ये भी हाइड्रोफोबिक होता है, तभी तो ये वाटर से वॉश नहीं होता, हाइड्रोफोबिक। अब ये हमारा सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन है, इसमें वाटर भी है। अब ये मिसल्स मैंने लिया है, मैंने हाफ पार्ट दिखाया है, दिस इज अ मिसल। अब इसको पूरा दिखा सकते हो। तो जब ये सोप सोल्यूशन इस डर्ट के कांटेक्ट में आता है, तो इस डर्ट का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उससे ये जो सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट उससे अट्रैक्ट होता है। तो देखो ध्यान से, जब इनको मैंने मिक्स किया तो क्या हुआ, डर्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड सोप का भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यू नो कि ये हमारा सोप है and COO minus Na plus, this is the hydrophilic and this is the hydrophobic part. तो dirt is interact with hydrophobic part like this, ठीक है। और इस तरीके से एक क्लस्टर बन गया which can be washed away। ये which can be washed away with excess of water, ठीक है। वापस से ये एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया कि डर्ट जो पार्ट होता है इन क्लोथ, इट इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड वी नो द सोप हैज 2 पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट interact or soluble with the dirt and hydrophilic part is soluble in water. So this when come in contact with the soap solution, this form like this and it can be removed by excess of water, correct। so other classification जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।